हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीसीए पार्ट थर्ड के पीएचपी पेपर के बारे में, पीएचपी के हिस्ट्री और पीएचपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम देखेंगे कि बीसीए पार्ट थर्ड में हमारा जो पेपर है पीएचपी, उसका क्या पर्पज़ है और हमें पीएचपी को कब और कैसे यूज़ करेंगे, और वेब डेवलपमेंट में पीएचपी का क्या रोल रहेगा। तो पीएचपी को पढ़ने से पहले हमें जिन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है वो चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचटीएमएल। तो आपको अगर पीएचपी सीखनी है या फिर हमें पीएचपी को यूज़ में लेना है तो आपको एचटीएमएल का नॉलेज होना ज़रूरी है। इवन बेसिक से ज़्यादा नॉलेज होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हम HTML का यूज़ करके बहुत सारे HTML के फॉर्म बनाएंगे, HTML के पेजेस बनाएंगे और उसमें हम डिफरेंट HTML कंट्रोल्स का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर HTML का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा है CSS, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि आपको CSS का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। CSS का मतलब आप जब भी कोई पेज बनाते हो तो CSS क्लासेस का यूज़ करके उसकी लुक एंड फील, यानी कि उसको कलर करना, उसकी ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब आप किसी कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो उसको कलरफुल करना है तो हम CSS की क्लासेस का यूज़ करते हैं। CSS का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद में तीसरी जो चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम किसी भी वेब पेज को बनाते हैं तो हम कई काम ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि ब्राउज़र पर ही कंप्लीट कर लिए जाएं, सर्वर पे बिना किसी बेवजह का लोड डाले हम उन कामों को ब्राउज़र में ही कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने कोई फॉर्म बनाया है जिसमें नेम है, सिटी है, फादर नेम है, मदर नेम है, बहुत सारे फील्ड होते हैं जब भी आप फॉर्म बनाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यूज़र फॉर्म सबमिट करने से पहले उसको वैलिडेट करे, तो वो वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट में लगा सकते हैं इजीली, ताकि फॉर्म सबमिट होने से पहले हम उसको बाध्य कर सकते हैं कि आपको ये एंट्रीज करनी ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों को हम BCA सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, तभी यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर में PHP सब्जेक्ट को ऐड किया है। अब हम बात करते हैं कि PHP क्या है और PHP का डेवलपमेंट और PHP कब बनाई गई थी। तो देखिए, PHP is a recursive acronym for hypertext preprocessor। देखिए यहाँ पर PHP के दो एक्रोनिम है। पहला हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है जो कि लेटेस्ट है। जब स्टार्टिंग में PHP को डेवलप किया गया था तो पर्सनल होम पेज भी था। PHP is a widely used open source general purpose scripting language that is especially suited for web development and can be embedded into HTML। तो देखिए, PHP का सबसे ज़्यादा यूज होता है वेब डेवलपमेंट में। इसका एक कारण यह भी है, ये सीखने में आसान रहती है और ओपन सोर्स है, यानी कि जब आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी इसकी देनी नहीं होती है, यानी कि कोई उसका लाइसेंस वगैरह आपको परचेज नहीं करना होता है। तो इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया भी जाता है।
अब यहाँ पर दो वर्ड आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो बेसिक चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं वेब डेवलपमेंट में। पहला जो होता है वो होता है सर्वर, और दूसरा जो होता है वो होता है क्लाइंट। सर्वर जो होता है उसका काम होता है कंटेंट को सर्व करना, या हमारे केस में हम जिन सर्वर की बात कर रहे हैं वो है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर वेब कंटेंट को प्रोवाइड करवाएगा, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर जो है रेस्पॉन्स देगा। तो देखिए, इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और दूसरा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है उसका कोड केवल सर्वर पर जो पर्सन है वो ही देख सकता है, यानी कि सर्वर जो मैनेज करता है वो ही देख सकता है। लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड कोई भी क्लाइंट आसानी से देख सकता है उसके सोर्स कोड में जाकर। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट का अगर यूज़ करते हैं तो आप उसके HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के कोड को देख सकते हैं, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जबकि अगर आपने सर्वर पे PHP का यूज़ किया है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट किस में बने, PHP में, तो PHP में जो आपने कोड किया है वो केवल आप ही देख सकते हैं, क्योंकि उसकी परमिशन केवल आपके पास ही रहेगी। तो ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए, बेसिक सा डिफरेंस है कि जब किसी भी लैंग्वेज में कंपाइलर जुड़ा रहता है, कंपाइलेशन प्रोसेस होती है, तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे सकते हैं। और केवल इंटरप्रेशन होता है या फिर इंटरप्रेटर इससे जुड़ा रहता है तो हम उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम दे सकते हैं, जैसा कि आप डेफिनेशन में पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद में आता है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का क्या मीनिंग है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और वो ओपन सोर्स अगर आप रखना चाहते हैं तो आपने जो कोड किया है सॉफ्टवेयर बनाते टाइम उस कोड को आपको पब्लिक करना होता है, यानी कि उसमें फिर कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का चेंज कर सकता है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब आप उसको परमिशन देंगे, या फिर आप कहोगे कि कोई भी चेंज कर सकता है, किसी को भी परमिशन है तो भी वो चेंज कर सकता है। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड के साथ में रहेगा, दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, यानी कि उसको देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और इनहेंस कर सकता है। तो यह है PHP। अब हम थोड़ी सी PHP की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। PHP की हिस्ट्री, यानी कि PHP को जिन्होंने भी डेवलप किया था, कब डेवलप किया था। तो देखिए, PHP एज इट्स known today is actually the successor to प्रोडक्ट नेम्ड PHP-FI। तो देखो, 1994 में जब PHP को बनाया गया था तो इसको PHP-FI टूल्स के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, PHP को डेवलप किसने किया था, रेस्मस लेरडॉर्फ एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। और द वेरी फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ PHP वाज सिंपल सेट ऑफ CGI बाइनरीज रिटर्न इन द C लैंग्वेज। तो जब PHP को बेसिकली बनाया गया था 1994 में, तो इसका जो भी कोड था वो किस में लिखा गया था, C लैंग्वेज में। C लैंग्वेज उस टाइम पर पॉपुलर लैंग्वेज थी तो उसको इसमें लिखा गया था। ओरिजिनली यूज्ड फॉर ट्रैकिंग विजिट्स टू his online resume, he named the suite of script personal homepage
टूल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1994 में जब इसको बनाया गया था तो इसका नाम था पर्सनल होम पेज। मोर फ्रिक्वेंटली रेफरेंस्ड एज PHP टूल। तो PHP टूल भी इसको बोला जाता था स्टार्टिंग में। ओवर द टाइम मोर फंक्शनैलिटीज वाज डिजायर्ड। तो जैसा कि हर सॉफ्टवेयर के केस में होता है, नई नई जो फंक्शनैलिटीज है वो टाइम के अकॉर्डिंग ऐड की जाती है। एंड रेसमस रीरोट PHP टूल। उन्होंने दोबारा PHP टूल को बनाया। तो बनाना या फिर उसमें नए एडिशन उनमें कुछ किए, नई चीज़ें ऐड करी। प्रोड्यूसिंग ए मच लार्जर एंड रिचर इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने नई चीज़ ऐड करते हैं उसको इन्हेंस किया। अब देखिए यहाँ पर नई चीज़ें क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम नए नए वर्जन जो हर सॉफ्टवेयर के देखते रहते हैं, तो डिमांड होती है कुछ, या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होता ही है। जैसा कि PHP के केस में हुआ, दिस न्यू मॉडल वाज कैपेबल ऑफ डेटा इंटरेक्शन एंड मोर प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क अपॉन विच यूजर कुड डेवलप सिंपल डायनेमिक वेब एप्लीकेशन सच एज गेस्ट बुक। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आप इससे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है डायनेमिक वेबसाइट और एक वर्ड होता है स्टैटिक वेबसाइट। तो दोनों को भी हम जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब किसी भी वेबसाइट के साथ में हम डेटा कनेक्टिविटी भी ऐड करते हैं, और डेटा कनेक्टिविटी अगर हम ऐड करते हैं वेबसाइट के साथ में, तो हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर किसी न किसी CGI या फिर हम बोल सकते हैं किसी न किसी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं PHP, जो कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। इसी तरीके से ASP भी होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और JSP भी होता है जो कि जावा में उसकी कोडिंग होती है। तो चाहे PHP हो, ASP हो या फिर JSP हो, सब में हम डेटा इंटरेक्शन कर सकते हैं। और जब डेटा इंटरेक्शन कोई वेबसाइट करती है तो जनरली उस वेबसाइट को हम किस में काउंट करते हैं, डायनेमिक वेबसाइट में। तो हाँ, रेसमस ने लेटर ऑन उन्होंने डायनेमिक वेबसाइट के फीचर्स को भी ऐड कर दिया, जो कि 1995 में उन्होंने किया। अब हम एक वर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि CGI क्या होता है। तो देखिए CGI होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी कि जब भी कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो उस रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करता है, सर्वर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेब सर्वर हमारी उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा हमारे केस में, क्योंकि हम PHP पढ़ रहे हैं। तो अब वेब सर्वर जब उसको हैंडल करेगा तो वहाँ पर एक इंटरफेस होगा जो कि CGI हम उसको बोलते हैं जनरली, और उसको किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाया जा सकता है, जैसे कि PHP हो गया, ASP हो गया, JSP हो गया। किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और रेस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो देखिए CGI को समझते हैं। CGI provide the middleware between www server and external databases and information sources. The www consortium W3C defined the common gateway interface and also defined how a program interacts with HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। तो यहाँ पर HTTP या फिर
वेब सर्वर भी हम बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब देखिए डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है बेसिक किसी भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मॉडल। तो जब भी कोई क्लाइंट होता है वो किसी भी ओएस का यूज कर सकता है, चाहे मैक ओएस हो, चाहे विंडोज ओएस हो, या फिर लिनक्स ओएस भी यूज कर सकता है, और उस ओएस पे किसी भी वेब ब्राउज़र का वो यूज कर सकता है। तो जनरली जो हमारा क्लाइंट और सर्वर होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? इंटरनेट से। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो इंटरनेट का यूज करेगा और उस सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर पर किसी भी प्रकार का ओएस हो सकता है। ज़्यादा जो ओएस सर्वर के लिए यूज होते हैं वो यूनिक्स या फिर हम बोल सकते हैं लिनक्स टेक्नोलॉजी के होते हैं, और उन पर भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है, जैसे कि अपाचे वेब सर्वर। दूसरा जो ओएस होता है वो होता है विंडोज़, जो कि हम सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज़ सर्वर 2008, 2000, बहुत सारे ऐसे सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं विंडोज़ के जो सर्वर पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, और उन सर्वर पे हम IIS को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो सर्वर होता है वो डेटाबेस को भी कंटेन करके रखता है। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, या फिर फॉर एग्जांपल हम किसी फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, हमने अपना नेम, एड्रेस, सिटी, सारा डेटा फिल करके हम सबमिट करते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट जो होती है वो कहाँ जाती है? सर्वर पर। सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम अपाचे भी बोल सकते हैं, IIS भी बोल सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो उस IIS या फिर अपाची जो होता है वो इंटरेक्ट करता है किससे? हमारी वेबसाइट डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की, यानी कि हमने हमारी वेबसाइट किस में बनाई है। अगर हमने PHP में बनाई है तो PHP की फाइल्स होगी वहाँ पर, ASP बनाई है तो ASP की, और JSP बनाई है तो सिमिलरली JSP की फाइल से वो इंटरेक्ट करेगा। और इन फाइल्स में जो भी हमने कोड किया है वो हमारा कोड इंटरेक्ट करेगा किससे? ओरेकल डेटाबेस हो गया, एक्सेस डेटाबेस हो गया, MySQL डेटाबेस हो गया, किसी भी प्रकार के डेटाबेस से वो इंटरेक्शन करेगा हमारा कोड। और अगर डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेगा, अपडेट करना है अपडेट करेगा, डिलीट करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू कोड जो कि हमने लिखा है PHP में, वो हैंडल करेगा कौन? सर्वर। सारा काम हो जाने के बाद में सर्वर जनरेट करता है रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स जो होता है सर्वर के द्वारा जो भी जनरेट किया जाता है वो हमेशा 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। पहला है HTML, दूसरा है CSS, और थर्ड बना है जावास्क्रिप्ट। अब देखो 3 ही चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ ही हमारा ब्राउज़र जो होता है वो समझ पाता है। तो अगर हम ब्राउज़र का यूज कर रहे हैं तो सर्वर हमारा 3 ही चीज़ों को एज ए रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और सेंड कर देगा क्लाइंट को। तो यह है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, या फिर हमारा CGI का जो भी आर्किटेक्चर है हम इससे समझ सकते हैं जो डायग्राम में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।